जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इसके लिए रिटन एग्ज़ाम 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर का होगा। आप लोग के पास समय बहुत ही कम है। इसके लिए लूसेंट बुक से 150 VVI MCQ लेकर आए हैं। अगर ये वीडियो पूरा कम्प्लीटली देख लेते हैं तो मैक्सिमम प्रश्न इसी वीडियो से देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, सिंपल प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? 7, 8, 10 और 18। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो देखिए, जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाया गया वो मोसले के द्वारा बनाया गया, जो कि परमाणु संख्या पर आधारित है। जितने भी खड़ी लाइन है, ऊर्ध्वाधर रेखा है, सभी के सभी वर्ग कहलाता है, और जितने भी क्षैतिज रेखा है सभी को आवर्त कहा जाता है। तो वर्ग की संख्या टोटल कितना है? तो वर्ग की संख्या 18 है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न आपके सामने कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो आवर्त की संख्या टोटल कितना है? तो 7 है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 3वां प्रश्न है आपके सामने, टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होती है, और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 3वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? तो देखिए, हमारा जो दांत होता है वो खाना खाने के बाद वो अम्लीय प्रकृति का हो जाता है, और टूथपेस्ट होता है जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। तो अम्ल और क्षार मिलता है तो ये उदासीन कर देता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी टूथपेस्ट है जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? पटना में है, नई दिल्ली में है, कोलकाता में और लखनऊ में है। बताइए 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1951, 15 मार्च 1955 और 15 मार्च 1952। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो योजना आयोग की स्थापना कब हुआ? तो 15 मार्च 1950। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान समय में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ गया है, जो कि 2015 में उसका स्थापना हुआ। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर धातु की क्षारीयता क्या होता है? बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? आवर्त सारणी में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो धातु की क्षारीयता क्या होता है? तो घटता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल कितना तत्व है? तो टोटल 118 तत्व है। अगर बात की जाए कि इसमें कितना नेचुरल एलिमेंट्स है, तो 94 इसमें नेचुरल एलिमेंट्स है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि बोंडला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? गोवा में है, राजस्थान में, गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में। बताइए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? बोंडला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये गोवा में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं गोवा, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और जितने भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 8 नंबर प्रश्न है कि उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखेंगे? तो बस प्रतिबिंब में जो कि उल्टा, छोटा और वास्तविक बनेगा। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जब उत्तल लेंस में हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब है जो कि उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि बोवेंस कैप्सूल मानव के किस अंग में पाई जाती है? किडनी में, बड़ी आंत में, मस्तिष्क में और फेफड़ा में। बताइए 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? वोमेंस कैप्सूल्स मानव के किस अंग में पाई जाती है? तो ये किडनी में पाई जाती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में और उत्तराखंड में। बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह राजस्थान के जैसलमेर जिला में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
11वां प्रश्न आपके सामने कि मालवा के पठार से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी, बेतवा नदी, कावेरी नदी और सिंधु नदी। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मालवा के पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेतवा नदी है जो कि मालवा के पठार से निकलती है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न देख लेते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1960 में स्थापित केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, कानपुर, आगरा और प्रयागराज। बताइए यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? 1960 में स्थापित केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आगरा में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे आगरा, बिल्कुल ही सही जवाब है। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6, 3, 4 और 5 वर्ष। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि नोंगक्रेम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में, मेघालय में, मिजोरम में और डी है सिक्किम में। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? नोंगक्रेम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मेघालय में मनाया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही आंसर है उनका। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि मीथेन के दहन करने पर कितने अणु जल के निकलेंगे? 4, 6, 3 और 2। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मीथेन के दहन करने पर कितने अणु जल कर निकलेंगे? तो 2 निकलेंगे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत गेट का सदस्य कब बना? गेट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड। 1947 में, 50 में, 48 में और 55 में। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत गेट का सदस्य कब बना? तो 1947। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत के कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो भारत के कार्यपालिका का प्रधान होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है उनका। 18वां प्रश्न आपके सामने कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? 9, 7.5, 8 और 10.5। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है, इसका पीएच मान होता है 10.5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न आपके सामने कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1993 में, 91 में, 92 में और 94 में। बताइए 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1993 ईस्वी में हुआ था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि 86वां संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? 8वां, 10वां, 11वां और 9वां। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखिए 86वां संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो 11वां। जब 42वें संविधान संशोधन हुआ था और स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 1976 ईस्वी में, तो उस टाइम मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को जब जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में, तो उसकी संख्या 10 था। लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? तो 2002 ईस्वी में 86वां संविधान संशोधन जब हुआ तो 11वां जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 1969 में, 61 में और 65 में। बताइए 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो 1969 में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद 21 में, 22 में, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 30 में। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 21 में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है।
23वां प्रश्न है आपके सामने कि मानव जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने, अरस्तु ने, प्लेटो ने और रॉबर्ट ब्राउन ने। बताइए 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मानव जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिए थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि चारों वेदों में कौन सा वेद विशेष रूप से कर्मकांडों से संबंधित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? चारों वेदों में कौन सा वेद है जो कि विशेष रूप से कर्मकांडों से संबंधित है? तो जितने भी यज्ञ होते हैं वो सभी यजुर्वेद के माध्यम से होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये गद और पद दोनों में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि उपकला ऊतक किस में पाई जाती है? किडनी में, फेफड़ा में, हृदय में और त्वचा में। बताइए 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? उपकला ऊतक किस में पाई जाती है? तो ये त्वचा में पाई जाती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं त्वचा, बिल्कुल ही सही जवाब है। 26वां प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आपको बताना है कि विद्युत मोटर कौन सा नियम पर काम करता है? विद्युत मोटर जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है और ये किस नियम पर कार्य करता है? तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है? तो जो बाएं हाथ रहता है उसके 3 उंगली, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाना है कि तीनों उंगली एक दूसरे पर लंबवत हो। अगर तीनों उंगली एक दूसरे पर लंबवत होगा तो उसमें जो तर्जनी उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र को, दिशा को प्रदर्शित करेगा। जो उसका मध्यमा फिंगर है वो विद्युत धारा का दिशा को प्रदर्शित करेगा और जो अंगूठा है वो चालक की गति का दिशा को प्रदर्शित करेगा। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 27वां प्रश्न आपके सामने कि खाद्य श्रृंखला में हिरण किस अवस्था में आएगा? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? खाद्य श्रृंखला में हिरण किस अवस्था में आएगा? तो जो हिरण होता है ये उत्पादक पर आश्रित रहता है। जो भी जीव जंतु उत्पादक पर आश्रित रहेगा उसको प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत लाते हैं। पेड़ पौधा, फल फूल इसी पर डिपेंड रहता है, भोजन की प्राप्ति यहीं से करता है, उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। तो यहाँ पर हिरण है जो कि प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। और जो प्राथमिक उपभोक्ता पर डिपेंड रहता है यानी प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है उसको द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। तृतीयक उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता को भी खाता है और द्वितीयक उपभोक्ता को भी खा जाता है उसे तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। और जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको हम उत्पादक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न आपके सामने कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है? बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका संरचना देख लेते हैं। ये हो गया कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या टोटल कितना है? तो 2। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है यानी 4 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न आपके सामने कि सबसे ज़्यादा ऋचा किस वेद में है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में और अथर्ववेद में। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सबसे ज़्यादा ऋचा किस वेद में है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है और सबसे अधिक ऋचा होता है वो ऋग्वेद में होता है। 10,580 ऋचाएँ होती है वो ऋग्वेद में होती है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न आपके सामने कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, आत्माराम पांडुरंग ने, रामकृष्ण परमहंस ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज का स्थापना किया गया था 1875 ईस्वी में, याद रखिएगा। रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि प्रार्थना समाज का स्थापना किस वर्ष हुआ। तो 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज का स्थापना हुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने कि पाक जल डमरू मध्य भारत को किससे अलग करता है, किस देश से अलग करता है पाक जल डमरू, आपको बताना है। पाकिस्तान से, श्रीलंका से, रूस से और नेपाल से। बताइए 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं श्रीलंका, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है। कानून मंत्री, भारत का महान्यायवादी, विधि सचिव और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है, तो भारत का महान्यायवादी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। भारत के महान्यायवादी का नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 34वां प्रश्न आपके सामने कि अवतल दर्पण में एफ पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब अवतल दर्पण में वस्तु को अगर एफ पर रख दिया जाए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आपको बताना है। तो जब अवतल दर्पण में वस्तु को हम एफ पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब है जो कि अनंत पर बनेगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और जब अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो एफ पर बनेगा। जब वक्ता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर और उल्टा बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न आपके सामने कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किस अनुसूची में है। 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची और 9वीं अनुसूची। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। टोटल अनुसूचियाँ कितनी है, तो 12 अनुसूचियाँ है। इसमें से बताना है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति का बंटवारा है वो किस अनुसूची में वर्णन किया गया है, तो 7वीं अनुसूची में राज सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है। तार की लंबाई पर, तार का व्यास पर, तार का घनत्व पर और तार का पदार्थ पर। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। पदार्थ का जो प्रतिरोधकता होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि रक्तचाप को किससे मापते हैं। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। रक्तचाप को किससे मापते हैं, तो स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है उनका। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि सतलुज नदी और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है। कुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय, असम हिमालय और नेपाल हिमालय। बताइए 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो उसको कुमायूं हिमालय कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। पहला प्रश्न है आपके सामने कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 14 से 18, बी है अनुच्छेद 12 से 15, सी है अनुच्छेद 16 से 18 और डी है 18 से 21। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णन है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं 14 से 18 बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए समानता का अधिकार है जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में किया गया है। भागों की संख्या टोटल कितना है, तो 22। भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। टोटल मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। इसमें पहला है मौलिक अधिकार और समानता का अधिकार है जो कि 14 से 18 तक है। दूसरा जो मौलिक अधिकार है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि 19 से लेकर 22 तक है, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद 23 और 24 ये दो जो अनुच्छेद है ये शोषण का विरुद्ध अधिकार है। उसके बाद संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है वो 25 से लेकर 28 तक है। और 5वां नंबर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 29 और 30 अनुच्छेद में उसका वर्णन किया गया है। और लास्ट जो 6ठा मौलिक अधिकार है वह संवैधानिक उपचारों का उपबंध जो कि अनुच्छेद 32 में वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से मौलिक अधिकार है। चलिए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न देखते हैं कि भाषा किस मंत्रालय के तहत आती है। राजभाषा विभाग, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विभाग और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है।
भाषा किस मंत्रालय के तहत आती है? तो ये राजभाषा विभाग। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 3 नंबर प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 17 में, 18 में, 19 में और 20 में। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो ये अनुच्छेद 18 में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 4 नंबर प्रश्न अति ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है? लंबाई के, क्षेत्रफल के, घनत्व के और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है? तो ये लंबाई के समानुपाती होता है। किसी भी पदार्थ का जितने लंबाई हम बढ़ाएंगे उसके साथ साथ उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने। विप्रो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 46 में, 1947 में, 45 और 48 में। बताइए 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 1945 बिल्कुल ही सही जवाब है। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? नाभिक को, राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को और क्लोरोप्लास्ट को। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं राइबोसोम बिल्कुल ही सही जवाब है। और कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को, जिसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा संग्रहित रहता है। उसके बाद से आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? गुप्त राजाओं ने, विजयनगर राजाओं ने, चंदेल राजाओं ने और बहमनी सुल्तान ने। बताइए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल राजाओं के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न आपके सामने कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड डलहौजी को। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं लॉर्ड रिपन बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय सांख्यिकी के जनक कौन है? अरस्तु, जॉन किंग्स, पीसी महालनोबिस और एडम स्मिथ। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारतीय सांख्यिकी के जनक कौन है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं पीसी महालनोबिस बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि कार्बन किस आवर्त का तत्व है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? कार्बन किस आवर्त का तत्व है? तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो मोस्ले के द्वारा तैयार किया गया था और ये परमाणु संख्या पर आधारित है जो कि आधुनिक आवर्त सारणी है। इसमें टोटल आवर्ट्स की संख्या है जो कि 7 है और वर्ग की संख्या है 18। यहाँ पर पूछा गया है कि कार्बन किस आवर्त के अंतर्गत आएगा। तो देखिए जो पहला आवर्त है उसमें हाइड्रोजन तथा हीलियम है, 2 तत्वों का वर्णन किया गया, मतलब 2 तत्व है पहला आवर्त में। और दूसरा आवर्त लिथियम से लेकर नियोन तक तत्व है। तो ये जो कार्बन है इसका परमाणु संख्या 6 होता है और ये दूसरे आवर्त के अंतर्गत आएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने। भारत में आम्र वर्षा कहाँ पर होती है? केरल में, कर्नाटक में, सी है उपयुक्त दोनों में और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत में आम्र वर्षा कहाँ पर होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी केरल में भी होती है और कर्नाटक में भी होती है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्ष 2014 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तमिल को, उर्दू को, बांग्ला को और उड़िया को। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? वर्ष 2014 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उड़िया बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए शास्त्रीय भाषा की संख्या टोटल कितना है भारत में? तो 6 है। सबसे पहला भाषा कौन ऐड किया गया है?
तो तमिल को, जो कि 2004 ईस्वी में तमिल को पहला शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा मिला। दूसरा जो भाषा था वो संस्कृत था, जिसको 2005 में उसको दर्जा मिला। तीसरा और चौथा था कन्नड़ था, और उसके साथ था तेलुगु। कन्नड़ और तेलुगु था जो कि तीसरा और चौथा था, जिसे 2008 में उसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। 2013 में पांचवा शास्त्रीय भाषा चुना गया, जिसका नाम है मलयालम, और छठा था वो उड़िया था, जो कि 2014 में इसे दर्जा मिला शास्त्रीय भाषा का। याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने। ऋग्वेद में मंत्रों को क्या कहा जाता है? सूक्त कहा जाता है, श्लोक कहा जाता है, ऋचा कहा जाता है और पंक्ति कहा जाता है। बताइए 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऋग्वेद में मंत्रों को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद में मंत्रों को सूक्त कहा जाता है, और ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितना है टोटल? तो 1028 है। याद रखिएगा। और टोटल ऋचा की संख्या कितना है? तो 10,580 है, जो कि ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पैनकुनी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में, गुजरात में, मध्य प्रदेश, हरियाणा। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पैनकुनी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि आवर्त सारणी के सभी ग्रुप में किसकी संख्या समान होती है? संयोगी इलेक्ट्रॉन की, कोर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? आवर्त सारणी के सभी ग्रुपों में किसकी संख्या समान होती है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 16वां प्रश्न है आपके सामने, कीट श्वसन किसके माध्यम से करते हैं? त्वचा के माध्यम से, गिल्स के माध्यम से, ट्रेकिया के और फेफड़ा। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कीट जो होते हैं वो श्वसन किसके माध्यम से करते हैं? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं ट्रेकिया, बिल्कुल सही जवाब है। जितने भी कीट होते हैं वो ट्रेकिया के माध्यम से श्वसन करते हैं। त्वचा के माध्यम से, तो त्वचा के माध्यम से केचुआ है जो कि श्वसन की क्रिया करता है। गिल्स के माध्यम से मछली है जो कि श्वसन की क्रिया करती है, और फेफड़ा के माध्यम से मनुष्य करता है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि बेकिंग सोडा, जिसको खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, इसका फार्मूला, इसका रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जो कि इसका रासायनिक नाम होता है, और रासायनिक फार्मूला बताया तो इसका NaSCO3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 10, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए 42वें संविधान संशोधन हुआ जो कि 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन हुआ। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में ऐड किया गया। उस टाइम जब इसका ऐड किया गया तो उस टाइम इसका टोटल संख्या था मौलिक कर्तव्यों की वो 10 थी, लेकिन वर्तमान समय में कितना है मौलिक कर्तव्यों की संख्या? तो 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य को कब ऐड किया गया? तो 2002 ईस्वी में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया। याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 53 के ए, अनुच्छेद 21 के ए, अनुच्छेद 42 के ए और अनुच्छेद 40 के ए। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 21 के ए में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ तक सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जितने भी स्टडी ग्रुप है। उसके साथ ही जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि लाई हरोबा किस राज्य का त्यौहार है? मेघालय का, मणिपुर का, असम का और उड़ीसा का। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है?
लाई हरोब्बा किस राज्य का त्यौहार है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, मणिपुर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 21वां प्रश्न आपके सामने कि मानव शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य कौन सी कोशिका करती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एचबीसी और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मानव शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य कौन सी कोशिका करती है? तो ये डब्ल्यूबीसी का वर्क होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब। डब्ल्यूबीसी के शरीर के किस अंग में इसका निर्माण होता है? तो प्लीहा में इसका निर्माण होता है। और आरबीसी का कब्र स्थान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को। और आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो अस्थि माजा में। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न आपके सामने के किस अनुच्छेद के तहत राज्य सभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है? अनुच्छेद 80, 81, 89 और 63। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, 89, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न आपके सामने कि शास्त्रीय भाषा की शुरुआत कब हुई थी? 2002 में, 2003 में, 2004 में, 2006 में। बताइए 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? शास्त्रीय भाषा की शुरुआत कब की गई? तो 2004 में किया गया शास्त्रीय भाषा का शुरुआत। और पहला भाषा कौन सा भाषा ऐड किया गया इसमें? तो तमिल को ऐड किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न के आनुवांशिकता का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स डार्विन को, ग्रेगर मेंडल को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को और ऑटो वान को। बताइए 24वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? आनुवांशिकता का जनक किसे माना जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, ग्रेगर मेंडल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नौरोज त्यौहार किसके द्वारा मनाया जाता है? ईसाइयों के द्वारा, पारसियों के द्वारा, जैनों के द्वारा और सिखों के द्वारा। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? नौरोज त्यौहार किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये पारसियों के द्वारा मनाया जाता है। और उनका ये न्यू वर्ष के रूप में नौरोज त्यौहार मनाया जाता है। नौरोज त्यौहार किसके द्वारा शुरू किया गया? किस दिल्ली सल्तनत के द्वारा, शासक के द्वारा? तो बलवन के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न आपके सामने के फोकल लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, सेंटीमीटर, ओम मीटर और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, मीटर, बिल्कुल ही सही जवाब है। 27वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आवर्त सारणी में कुल कितने प्राकृतिक तत्व है? 80 है, 84 है, 118 है और 94 है। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? आवर्त सारणी में कुल कितने प्राकृतिक तत्व है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, 94, बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रकार पूछा जाए कि आवर्त सारणी में टोटल कितने तत्व है? तो 118 है। प्राकृतिक नेचुरल एलिमेंट्स कितना है? तो 94 है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न आपके सामने कि एक सींग वाला गैंडा किस राज्य में पाया जाता है? असम में, गुजरात में, राजस्थान और उड़ीसा में। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? एक सींग वाला गैंडा किस राज्य में पाया जाता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम में। असम के किस अभयारण्य में पाया जाता है? तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न आपके सामने बेहद ही सिंपल प्रश्न है कि रामनवमी किस माह में मनाई जाती है? चैत में, वैशाख में, फाल्गुन में और आषाढ़ में। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, चैत, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए 30वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1973 ईस्वी, 1976, 1974 और 1978। बताइए 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, 1976, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रिज्म में सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? प्रिज्म में सबसे अधिक विचलन किस कलर का होता है? तो जब हम प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 7, जिसका मुड़ाव सबसे अधिक होता है उसका विचलन भी सबसे अधिक होता है, जिसका मुड़ाव सबसे कम होता है उसका विचलन कम होता है। तो सबसे नीचे जो रहता है वो बैगनी रहता है, सबसे ऊपर रहता है वो रेड रहता है, क्योंकि रेड का विचलन सबसे कम होता है। जिसका विचलन सबसे कम होता है उसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, और जिसका विचलन अधिक होता है उसका तरंग दैर्घ्य कम होता है। इसमें टोटल कितना कलर होता है? तो 7 बैजानिया पिनाला बोलते हैं जिसको।
बैजानिया। बै ज से जामुनी, नी से नीला, हा से हारा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। इस प्रकार से टोटल 60 कलर होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैगनी। और पूछा जाए कि सबसे कम विचलन किसका होता है, तो रेड का हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न आपके सामने बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारदोली आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? 1929 में, 30 में, 21 में और 28 में। बताइए 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारदोली आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? ये 1928 में शुरू किया गया। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने कि हिंद स्वराज पत्रिका किसके द्वारा चलाई गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा और डी है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बताइए 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? हिंद स्वराज पत्रिका किसके द्वारा चलाई गई थी? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चुन रहे हैं, महात्मा गांधी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है उनका। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि विश्व टीबी दिवस की तिथि को मनाया जाता है? 5 फरवरी को, 21 मार्च को, 24 मार्च को और 2 अप्रैल को। बताइए 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? विश्व टीबी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 34वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी चुन रहे हैं, 24 मार्च बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है उनका। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न आपके सामने, राइजोपस में किस प्रकार का प्रजनन होता है? उत्थान, बीजाणु निर्माण, नवोदित और विखंडन। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? राइजोपस में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो 35वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बीजाणु निर्माण, बिल्कुल ही सही जवाब है। 36वां प्रश्न आपके सामने कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर ज़्यादा जोर दिया गया था? कृषि पर, उद्योग पर, सेवा क्षेत्र पर, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना हुआ था, इसमें किस पर ज़्यादा जोर दिया गया था? तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था वो 1951 से लेकर 1956 तक था। इसमें कृषि पर जोर दिया गया था। लेकिन जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था 1956 से लेकर 1961 ईस्वी तक, इसमें उद्योग पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। ये किस मॉडल पर आधारित था? तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और इसी पंचवर्षीय योजना में 3 स्टील प्लांट भारत में बैठा था विभिन्न देशों के सहयोग से। उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए कौन कौन सा बैठा था? तो एक दुर्गापुर था, एक भिलाई था, एक राउरकेला था। राउरकेला तो जो था, जो कि उड़ीसा में स्थित है, वो जर्मनी के सहयोग से बैठा। जो दुर्गापुर था ये ब्रिटेन की सहयोग से बैठा। और जो भिलाई इस्पात है वो सोवियत संघ रूस के सहायता से बैठा था। इस प्रकार इसको याद रखिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूछा जाता है कि कौन कौन सा स्टील प्लांट बैठा था। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने कि जब कोई बिल पास हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रस्ताव कहते हैं, उद्देशिका कहते हैं, अधिनियम कहा जाता है और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जब कोई बिल पास हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, अधिनियम, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने कि यदि चालक तार की लंबाई दोगुनी कर दिया जाए तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा? आपको बताना है। तिगुना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा और आधा हो जाएगा। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यदि चालक तार की लंबाई दोगुना कर दिया जाए और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध का जो मान हो जाएगा वो चौगुना हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहला प्रश्न है आपके सामने कि भवानी नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर ए है गंगा, बी है यमुना, सी है चिनाब और डी है कावेरी। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? भवानी नदी किसकी सहायक नदी है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, चिनाब नदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि SBI का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता है, मुंबई है, दिल्ली है और मद्रास है। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है? SBI का मुख्यालय कहाँ है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, मुंबई, बिल्कुल ही सही जवाब है। SBI की स्थापना कब हुआ?
1 जुलाई 1955 ईस्वी में SBI का स्थापना हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? अध्यक्ष होता है, प्रधान होता है, मेयर होता है और सभापति होता है। बताइए 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं मेयर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग, बी ए दयानंद सरस्वती, सी ए बाल गंगाधर तिलक और डी है रामकृष्ण परमहंस। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं आत्माराम पांडुरंग, बिल्कुल ही सही जवाब है। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में किया गया। दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज का स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया और रामकृष्ण मिशन का स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में किया गया और ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि संविधान सभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी ए लोकमान्य तिलक। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? संविधान सभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का गठन कब हुआ था और उस टाइम अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया? तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? वैशाली में, बोधगया में, सारनाथ में और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं सारनाथ, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में स्थित है। उसके बाद 29 वर्ष के आयु में गृह त्याग कर वह बिहार में आगे बोध गया। यहाँ पर उनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ। 7 सप्ताह यहाँ पर रहे थे बोध गया में और ज्ञान के प्राप्ति के उपरांत यह अपना पहला उपदेश दिए थे वो सारनाथ में दिए थे, सारनाथ में दिए थे। और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। उसके बाद से 483 ईसा पूर्व में इनका देहांत हो गया कुशीनगर, जो कि यूपी में है। और 483 ईस्वी में पहला बौद्ध संगति हुआ था कहाँ पर? तो राजगीर में हुआ था। अजातशत्रु उस टाइम शासक थे और अजातशत्रु के समय में ही पहला बौद्ध संगति हुआ था 483 ईसा पूर्व में। उस टाइम इसका अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। सेकेंड जो बौद्ध संगति हुआ था वो वैशाली में हुआ था और उस टाइम शासक कौन थे? तो काला अशोक थे। कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। बौद्ध संगति कब हुआ था? सेकेंड तो 383 ईसा पूर्व में काला अशोक के समय में वैशाली में। तीसरा बौद्ध संगति हुआ वो पाटलिपुत्र में हुआ। किसके समय में? तो सम्राट अशोक के समय में। याद रखिएगा 250 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद से जो चौथा हुआ था वो कनिष्क के समय में हुआ था और कहाँ पर हुआ था? तो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था वह चौथा बौद्ध संगति। उसका वसुमित्र थे जो कि अध्यक्ष थे और अश्वघोष थे जो कि उसके उपाध्यक्ष थे। याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछता है। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1906 में, 7 में, 4 में और 5 में। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन कब हुआ था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं 1905, बिल्कुल सही जवाब है। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। याद रखिएगा, मुस्लिम लीग का स्थापना ढाका में हुआ जो कि 1906 ईस्वी में हुआ। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हुआ। एक प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ और
उस टाइम कौन अध्यक्ष थे? तो कांग्रेस का विभाजन हुआ 1907 ईस्वी में। राज बिहारी बोस थे कांग्रेस का अध्यक्ष, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि लक्ष्मी बरुआ को पद्मश्री कब दिया गया? 2020 में, 21 में, 2022 में और 2019 में। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? लक्ष्मी बरुआ को पद्मश्री कब दिया गया? ये असम की है। जल्दी से कमेंट कीजिए 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो 8 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 2021 बिल्कुल ही सही जवाब है। तो इस नागरिक पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या होता है? तो भारत रत्न होता है। सेकेंड नंबर पर कौन आता है? तो पद्म विभूषण आता है। और 3 नंबर पर क्या होता है? तो पद्म भूषण आता है। और 4 नंबर पर पद्मश्री होता है। इस प्रकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान का ये क्रम होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में, लक्षद्वीप में, कन्याकुमारी और डी है, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? स्थलीय नहीं, उसको जो पानी वाला क्षेत्र है उसको मिलाकर सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ग्रेट निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट। और सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो वो है इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि बुंदेलखंड एवं बघेलखंड पठार किसके भाग है? मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का, गुजरात का। बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो बुंदेलखंड और बघेलखंड पठार किसका भाग है? तो ये मध्य प्रदेश का है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 11वां प्रश्न है कि पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी कौन सी है? कावेरी, बेतवा, नर्मदा और चिनाब। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी है, जो कि अमरकंटक से निकलती है और मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात से होते हुए ये खंबात के खाड़ी में जाकर गिरती है, जो कि खंबात का खाड़ी है, जो कि अरब सागर का ही भाग है। नर्मदा नदी सबसे सीधी रेखा में बहने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है, जो पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है और एचुअरी बनाती है ये। उसके साथ ही इस पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात, जो कि जबलपुर में स्थित है, मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी को गुजरात का जीवन रेखा कहते हैं और नर्मदा नदी पर ही एक बांध है जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध। ये सब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है नर्मदा नदी से, याद रखिएगा। 12वां प्रश्न है कि फिशी की स्थापना कब हुई थी? 1931 में, 1921 में, 1927 और 1925। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? फिशी की स्थापना कब हुई थी? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 1927 बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि ओम किसका मात्रक है? ऊर्जा का, विभवांतर का, प्रतिरोध का और शक्ति का। बताइए 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ओम किसका मात्रक है? तो ओम जो मात्रक है ये प्रतिरोध का है, एसआई मात्रक। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां प्रश्न आपके सामने कि बुसु त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में, नागालैंड में, मणिपुर में और मेघालय में। बताइए 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बुसु त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। और एक नागालैंड यहाँ पर आया था कि और याद रखिएगा, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो भी नागालैंड में ही मनाया जाता है। 15वां प्रश्न आपके सामने कि भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जगजीवन राम, लाला लाजपत राय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बताइए 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं जगजीवन राम बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को कौन अलग करने वाला चैनल है? 0 डिग्री, 10 डिग्री, 8 डिग्री और 9 डिग्री। बताइए 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 10 डिग्री चैनल बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 17वां प्रश्न है कि
पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय और जगजीवन राम। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं लाला लाजपत राय, बिल्कुल ही सही जवाब है। 18वां प्रश्न आपके सामने, स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट कब पेश किया गया? 1947 में, 1950, 1952, 1961। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट कब पेश किया गया? तो 1947 में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तमिल है, उर्दू है, संस्कृत है और हिंदी है। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? प्रथम शास्त्रीय भाषा आपको बताना है। टोटल शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है भारत में? तो 6 है। सभी के नाम जान लेते हैं। देखिए, तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है और उड़िया है। जैसे हम नाम बोले वैसे ही इसका क्रम भी है। प्रथम इसमें शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो तमिल है, जो कि 2004 में इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। सेकेंड है जो कि संस्कृत है, जिसे 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। थर्ड और फोर्थ जो है वो तेलुगु और कन्नड़ है, जो कि 2008 में इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। जो 5वें नंबर पर है वो मलयालम है, जो कि 2013 में उसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। और जो छठा है वो उड़िया है, जिसे 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिकरण था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 5वीं। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिकरण था? तो 20वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, बिल्कुल ही सही जवाब है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जब हुआ था उसमें कृषि पर जोर दिया गया था और 1951 से लेकर 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक था। और ये किस मॉडल पर आधारित है? तो महालनोबिस मॉडल पर ये आधारित था। इसमें 3 प्रमुख स्टील प्लांट बैठा, प्रमुख विभिन्न देशों के सहायता से। इसके बारे में जान लेते हैं। एक दुर्गापुर बैठा था, एक राउरकेला और एक भिलाई। दुर्गापुर जो बैठा था वो ब्रिटेन की सहायता से बैठा था। उसका जो भिलाई बैठा था वो सोवियत संघ रूस की सहायता से बैठा था। और राउरकेला था वो जर्मनी की सहायता से बैठा था। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि मानव में कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? 4, 6, 8 और 10। बताइए 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो थोड़ा सा दांत के बारे में जान लेते हैं। मनुष्य में दांत 4 प्रकार का होता है। चारों का नाम जान लेते हैं। कृंतक, रत्नक, अग्रचौड़नक और चौड़नक। ये 4 प्रकार के दांत होता है। इसका संख्या जान लेते हैं। जो कृंतक दांत होता है इसकी संख्या 8 होता है। कृंतक दांत का संख्या 8 होता है। जो रत्नक दांत होता है उसका काम होता है चिड़ने फाड़ने का काम रहता है। जो नुकीला रहता है दांत उसकी संख्या 4 होता है। 2 नीचे रहता है और 2 ऊपर रहता है। अग्रचौड़नक होता है उसकी संख्या 8 होता है। अग्रचौड़नक का संख्या 8 होता है। उसके बाद से जो चौड़नक होता है उसकी संख्या 12 होता है। इस प्रकार से टोटल 32 दांत होती है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न आपके सामने कि कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है? 72वां, 73वां, 74वां, 76वां। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 74वां, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न आपके सामने कि त्रिचूरपुरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में, केरल में, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? त्रिचूरपुरम उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में, 74 में, 72 में और 71 में। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? जो संविधान में 42वें संविधान संशोधन था, बेहद इम्पोर्टेंट ये संविधान संशोधन था, जो कि 1976 में हुआ था। इसमें क्या क्या जोड़ा गया था संविधान में, तो जान लेते हैं। देखिए 1976 में जो 42वें संविधान संशोधन हुआ था
उसमें स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया था। जब ऐड किया गया था तो उस टाइम उसका संख्या 10 था। याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में 3 वर्ड ऐड किया गया था जिसका नाम है पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। ये 3 शब्द प्रस्तावना में भी ऐड किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि गन्ना के किण्वन से क्या प्राप्त होता है, क्या बनता है? इथेनॉल, ईथर, पेट्रोल और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? गन्ना के किण्वन से क्या बनता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 25वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे इथेनॉल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने कि मक्का कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में, इंडोनेशिया में, ईरान में और इराक में। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मक्का कहाँ स्थित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं सऊदी अरब, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न देख लेते हैं। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? जो भारतीय संविधान के अनुसूची 8 है उसमें टोटल 22 भाषा है और यहाँ पर जो 4 भाषा को ऐड किया गया है, ये कौन से संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया है आपको बताना है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी 92वां, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली दरबार के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का घोषणा कब हुई थी? 1910 में, 1911 में, 1912 में, 1914 में। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 1911 ईस्वी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और सूरत। बताइए 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी से बताइए इसका आंसर सही कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि तेजस्विनी और हौसला योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? बिहार में, झारखंड में, जम्मू कश्मीर और उड़ीसा में। बताइए 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तेजस्विनी और हौसला योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च की गई है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो ये 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी आधा अधूरा था क्योंकि 2015 में ही बीच में ही नीति आयोग आ गया था और 12वीं पंचवर्षीय योजना ये अंतिम पंचवर्षीय योजना था। तो इसका जो कार्यकाल था ये 1912 से 1917 था। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने कि दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो दंत चिकित्सक होते हैं वो इलाज के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो देखिए जो अवतल दर्पण होता है उसमें वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो वस्तु से 12 बनता है, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने कि क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। बताइए 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है? यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है कि भारत का स्थान कितना नंबर पर है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे 12 देश है वो रूस है और भारत का स्थान है जो कि 7वां है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर जनसंख्या के बारे में बात की जाए तो भारत वर्तमान समय में 1 नंबर स्थान पर है, चीन को पछाड़ कर 1 नंबर पर आ गया है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत 1 नंबर पर है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न आपके सामने कि लद्दाख का हेमिस नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? हिम तेंदुए के लिए, चिंकारा के लिए, बाघ के लिए और हिरन के लिए। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ये हिम तेंदुए के लिए प्रचलित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? डायनेमो, सितार, मोमबत्ती और स्पीकर। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में इसमें से कौन सा यंत्र बदलता है? तो जो डायनेमो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने कि कार्बन का कौन सा अपरूप है जो कि विद्युत का सुचालक होता है?
हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, कोक होता है, चारकोल होता है। बताइए 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है। तो कार्बन का जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और कार्बन का ही एक अपरूप है जिसका नाम है हीरा, जो कि ब्रह्मांड का सबसे कठोर पदार्थ होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, सिक्किम में और हरियाणा में। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं तेलंगाना, बिल्कुल ही सही जवाब है। 39वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। डिब्रू सैखोवा, नोकरेक, नंदा देवी और सिमलीपाल। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। तो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि जिसका नाम है डिब्रू सैखोवा, जो कि असम में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नोकरेक। जो कि मेघालय में स्थित है, नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में स्थित है, सिमलीपाल जो कि उड़ीसा में स्थित है। तो इस प्रकार से ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा क्वेश्चन लाने का प्रयास करते हैं हम। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।